हालांकि लू शेंग कॉस्मिक मेडिसिन के बारे में उनसे ज्यादा जानता था, उसके ड्रीम स्पेस में कई ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मूलास थे, फिर भी लुओ फैन का यह उपहार देखकर वह भी हिल गया। पूरी एक प्रजाति को टियर 7 तक उठाने वाला उपहार। अब उसे एडवांस्ड स्टार सिविलाइजेशन का असली मतलब समझ आया। इससे उसके परिवार की उम्र भी सैकड़ों साल बढ़ सकती थी। वह पहले प्लैनेट एजियोर को धीरे धीरे बदलने वाला था, लेकिन इस उपहार ने सब कुछ तेज कर दिया। इतना बड़ा खर्च सिर्फ एक शीर्ष स्टार फैमिली ही कर सकती थी। तभी एक और प्रतिनिधि बोला, इमॉर्टल अर्ल, जब आपको अपना क्षेत्र मिलेगा तो आप अपने लोगों को सितारों में ले जाना चाहेंगे। इसलिए मैं आपको 1000 एक्सप्लोरर स्पेस शिप्स उपहार में देना चाहता हूं। यह सुनकर लू शेंग एक पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने मन ही मन सोचा, एक और बड़ा उपहार। भले ही ये एक्सप्लोरर शिप्स मध्यम स्तर की हों, लेकिन आम लोग तो एक भी नहीं खरीद सकते। फिर लू शेंग मुस्कुराकर बोला, तो इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। एक और नोबल जल्दी से बोला, मैं भी योगदान देना चाहता हूं। मैं आपके ग्रह की रक्षा के लिए 10 मैजिक सिल्वर गार्ड टीम्स भेजूंगा। अब सभी नोबल्स जैसे प्रतियोगिता में उतर आए। मैं आपके प्लैनेटरी मिलिशिया के लिए 10 लाख कॉम्बैट सूट्स दूंगा। एक व्यापारी चिल्लाया, मैं स्पेस 3 वुल्व्स मॉड्यूल्स के 1000 क्रेट्स देता हूं। किसी ने तो यहां तक कह दिया, अगर आप चाहें तो मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, मेरा पूरा परिवार आपकी सेवा में रहेगा। भीड़ की उत्सुकता अब हद से ज्यादा हो गई थी। सब लोग लू शेंग से किसी न किसी तरह संबंध बनाना चाहते थे। लू शेंग थोड़ा झेंप गया और हाथ उठाकर बोला, सब लोग शांत रहिए। इतना उत्साह भी ठीक नहीं है। लेकिन उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही देर में अरबों की कीमत के संसाधन प्लैनेट एजियोर भेजने के आदेश दिए जाने लगे। जल्द ही उसके सामने उपहारों और संसाधनों का पहाड़ लग गया। लू शेंग मुस्कुराया, अरे, आप लोग सच में बहुत उदार हैं। मन ही मन उसने सोचा, देते रहो, जितना दे सकते हो। अगर प्लैनेट एजियोर के हर इंसान को हथियार मिल जाएं तो और अच्छा। यह दृश्य देखकर प्लैनेट एजियोर के मार्शल सेंट्स बिल्कुल स्तब्ध थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ महीनों में लू शेंग इतना बड़ा कैसे बन गया। उसी भीड़ में टैन झोंग्यू खड़ा था। उसके शरीर में जैसे तलवार की कंपन गूंज रही थी। लिन जीशान ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी आत्मा की छोटी तलवार आखिरकार फिर से बन गई? कुछ दिन बाद निंगघाई सी में एक लग्जरी याcht पर लू शेंग और डोंग किंग्स आराम कर रहे थे। लू शेंग आसमान की तरफ देख रहा था। बिना किसी उपकरण के भी वह अंतरिक्ष तक देख सकता था। वह बोला, एक और फ्लीट आ रही है। लुओ फैन के जाने के बाद भी लोग आते जा रहे हैं। डोंग किंग्स मुस्कुराई, इससे पता चलता है कि अब ब्रह्मांड में तुम्हें कितना सम्मान मिलता है। लू शेंग ने उसे देखा और कहा, आखिर में सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। फिर उसने गंभीर होकर कहा, मैं थोड़ी देर में समुद्र के नीचे जाने वाला हूं। अगर कुछ भी खतरा महसूस हो तो मेरी चिंता मत करना। बस तुरंत यहां से दूर चली जाना। लू शेंग ने डोंग किंग्स को करीब खींचा और उसे गहराई से चूमा। डोंग किंग्स ने धीरे से कहा, बस सही सलामत वापस आना। फिर लू शेंग समुद्र में उतर गया। उसकी XUANW ट्रू वाटर मार्शियल दाओ की शक्ति के कारण वह पानी में भी आसानी से चल रहा था। लेकिन उसके मन में एक भारी विचार था, अगर भविष्य नहीं बदला तो 8 साल में प्लैनेट एजियोर नष्ट हो जाएगा। उसने सोचा, कौन सा राक्षस पूरे ग्रह को मिटा सकता है। गहराई में उतरते समय कुछ विकृत समुद्री जीव उसे रोकने आए।
लेकिन लू शेंग ने बस हाथ हिलाया और उन्हें खत्म कर दिया। उसने अपने हाथ के पीछे लगी अजीब म्यूटेटेड सेल को देखा। वह सेल किसी खतरे की ओर इशारा कर रही थी। समुद्र की गहराई में 40,000 मीटर नीचे पहुंचकर लू शेंग ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, मूल स्रोत यहीं होना चाहिए। ये अच्छा संकेत नहीं है, लू शेंग ने मन ही मन सोचा। तभी समुद्र की गहराई में अचानक घुटन भरी खामोशी छा गई। पानी की धाराओं की हल्की आवाज और धरती की दूर से आती कराह सब एक पल में गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ उसके हाथ की पीठ पर मौजूद म्यूटेटेड सेल बुरी तरह फड़कने लगा, जैसे उसकी त्वचा के नीचे कोई फंसा हुआ जानवर तड़प रहा हो और उसके शरीर से बाहर निकलने के लिए बेताब हो। चारों तरफ एक अजीब सी गलत महसूस होने वाली भावना फैल गई थी, जैसे इस जगह से कोई बेहद जरूरी चीज गायब हो गई हो। फिर अचानक उसे समझ आया, वो दुष्ट चेतना की लहरें। पहले जब भी वो गहराई में आता था, हमेशा मानसिक फुसफुसाहटें उसे बहकाने और लुभाने की कोशिश करती रहती थीं। लेकिन अब दिमाग के भीतर पूरा खालीपन था। उस डरावनी मौजूदगी की जरा सी झलक भी महसूस नहीं हो रही थी। लू शेंग ने अंधेरे को गौर से देखा। उसकी आंखें अंदरूनी शक्ति से हल्का चमक रही थीं और वो सावधानी से हिलती परछाइयों को टटोल रहा था कि कहीं कोई हरकत दिख जाए। तभी अचानक उस दमघोंटू सन्नाटे को एक अजीब और झकझोर देने वाली आवाज ने तोड़ दिया, जिससे उसकी रीढ़ तक सिहर उठी। अचानक खालीपन से पागलपन भरी कर्कश हंसी गूंज उठी, जिसकी गूंज पानी में ऐसे फैल रही थी जैसे कोई ठोस ताकत हो। अंधेरे में से एक अकेली खूंसी लाल आंख उभर आई, जो उसे प्राचीन और शुद्ध दुष्टता भरी नजर से घूर रही थी। फिर एक आवाज गूंजी, जैसे पत्थर आपस में रगड़ रहे हों और शून्य हिल रहा हो, आखिरकार बहुत समय बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आखिर ये चीज है क्या? लू शेंग के चेहरे पर गहरी शंका और सतर्कता उभर आई। पीछे हटने के बजाय वह थोड़ा आगे झुक गया, आंखें सिकोड़ते हुए पास में चमक रही स्पेशल रिफ्ट की किनारी की तरफ ध्यान से देखने लगा, ताकि उस आवाज के पीछे की असली सत्ता को पहचान सके। अचानक बिना किसी चेतावनी के ऊपर के अंधेरे से एक विशाल डरावना हाथ निकल पड़ा, जिसकी उंगलियों पर उस्तरे जैसे तेज पंजे थे। वह टूटते तारे की रफ्तार से उसकी ओर झपटा और उसके साथ एक अजीब ताकत भी आई, जिसने जैसे लू शेंग को वहीं जकड़ लिया हो, मानो उसकी आत्मा को पकड़कर रोक लिया गया हो। ये मानसिक जकड़न उसे पूरी तरह लकवाग्रस्त तो नहीं कर पाई, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाओं को एक पल के छोटे से हिस्से जितना धीमा कर देने के लिए काफी थी। उसी कष्टदायक क्षण में लू शेंग का शरीर जैसे जबरदस्ती जकड़ गया। उसकी मांसपेशियां चीख उठीं, जबकि उसने देखा कि वह विशाल स्याह हाथ एक घूमती हुई धूसर स्पेशल रिफ्ट से पूरी तरह बाहर निकल रहा है। उस वार में ऐसी भयावह शक्ति थी कि उनके नीचे की धरती की नींव तक टूट सकती थी। सिर्फ अपने युद्ध कौशल की सहज प्रवृत्ति की वजह से ही लू शेंग घबराहट में पीछे की ओर जोर से छलांग लगा पाया। उसके हिलने से पानी जोर से हट गया और एक स्थानीय सोनिक बूम जैसा प्रभाव बना, जिससे वह मुश्किल से मुख्य टक्कर वाले क्षेत्र से बाहर निकल पाया। लेकिन वो विशाल हाथ रुका नहीं। हवा में ही असंभव तेजी से मुड़ गया और उसकी परछाई फिर से लू शेंग पर छा गई, जैसे वह उसके अंधे कोने से उसे पकड़ लेना चाहता हो, शिकारी भूख और भारी दबाव के साथ। जिंदगी और मौत के इस उन्मादी खेल में लू शेंग ने देखा कि और भी कई डरावने हाथ रिफ्ट्स से बाहर झपटने लगे। तभी अचानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वह युवक एक धुंधली रफ्तार में बदल गया, बिजली की तरह भागते हुए उस बंद होते जाल से बच निकला। जब वह उस अथाह दानव की बंद होती उंगलियों के बीच से फिसलकर निकल गया, तो लू शेंग ने पीछे मुड़कर ताना मारने का मौका नहीं छोड़ा। तुम सच में सोचते हो कि इतनी भद्दी और आदिम हरकतों से मुझे पकड़ लोगे?
तुम अभी भी मुझे शिकार करने के लिए बहुत अनुभवहीन हो, उसने तिरस्कार से कहा। रिफ्ट्स के पीछे छिपी सत्ता गुस्से से दहाड़ उठी, उसकी विशाल आंख हत्यारी नियत से उसे घूर रही थी। कीड़े, निकृष्ट और ढीठ कीड़े, तुम उस किस्मत से नहीं बचोगे जो मैंने तुम्हारे लिए बुनी है। लू शेंग ने धीरे से अपना रुख बदला, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके पीछे चुपचाप एक नई स्पेशल रिफ्ट बन चुकी थी, जिसकी ऊंचाई मुश्किल से उसके आधे कद जितनी थी। उसने धीरे से गाली दी। अच्छा, फिर वही चाल चल रहे हो? मुझे उस धूसर जर्सी बबल स्पेस में खींचने की कोशिश? हाँ, चालाकी तो है, लेकिन मैं उस जाल का स्वाद पहले ही चख चुका हूं। क्या सच में लगता है कि मैं एक ही गड्ढे में 2 बार गिर जाऊंगा? सबसे साधारण योद्धा भी जानता है कि असली उस्ताद पर एक ही चाल 2 बार काम नहीं करती, उसने लापरवाही से कहा। लू शेंग सामने रिफ्ट्स में मुड़ते तिरछे होते काले हाथों को देख रहा था और उसकी आभा उबलने लगी। अचानक उसके शरीर से ऊर्जा का हिंसक विस्फोट हुआ। युद्ध भावना की सफेद गर्म लपटें समुद्र के भारी दबाव के नीचे भी भड़क उठीं। लेकिन वह ऊर्जा विस्फोट असल में एक चाल थी, सिर्फ दुश्मन का ध्यान खींचने के लिए। उसी पल के छोटे से मौके का फायदा उठाकर लू शेंग ने राक्षस के ध्यान भटकते ही खुद को मुठभेड़ के केंद्र से दूर फेंक दिया। जब वह उस घातक क्षेत्र से निकलकर अदृश्य डंजियन बैरियर के बाहर की सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया, तब जाकर उसे उस राक्षसी चीज को साफ साफ देखने का मौका मिला। अब अपनी मौजूदा शक्ति और दृष्टिकोण के साथ उसे वह हड्डियां जमा देने वाला डर महसूस नहीं हुआ जो उसे बचपन में होता था। दृश्य अब भी चौंकाने वाला था, लेकिन अब वह राक्षस उसे ऐसे लग रहा था जैसे चिड़ियाघर में बंद एक बाघ, खूंखार और ताकतवर, मगर मोटे और अटूट कांच के पीछे कैद। अथाह गहराई से जाने से पहले लू शेंग ने पीछे मुड़कर उस उछलते कूदते काले हाथ की ओर बीच वाली उंगली दिखाते हुए खुला उकसावा किया। ठीक है, लगता है मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। अब मैं चलता हूँ। अगर सच में हिम्मत है तो इस तरफ आकर दिखाओ, उसने चुनौती दी। शिकार हाथ से निकल जाने और खुले अपमान से तिलमिलाकर राक्षस ने गुस्से से धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाई। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, कीड़े। तुम्हारी आत्मा को शरीर से नोच कर निकालूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए पीड़ा दूंगा। मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन उसके उग्र क्रोध के बावजूद वह उस मूलभूत बाधा को पार नहीं कर सकता था जो दोनों ब्रह्मांडों को अलग कर रही थी। लू शेंग हंस पड़ा और बेफिक्र अंदाज में खड़ा हो गया। हाँ, और ये धमकी कब पूरी करने वाले हो? 10 लाख साल बाद, उसने हाथ हिलाया। ठीक है, मुझे विदा करने की जरूरत नहीं। मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगा। अचानक उसके आसपास की अनगिनत स्पेशल रिफ्ट्स गहरे काले अंधेरे में बदल गईं। उस अंधेरे में धूसर सफेद चमके टिमटिमाई, जो असल में अनगिनत आंखें थीं, हर दिशा और हर आयाम से उसे घूरती हुई। फिर हर रिफ्ट से एक अकल्पनीय काला हाथ उसकी ओर रेंगने लगा। एक पल में समुद्र एक भयानक दुःस्वप्न की दुनिया बन गया। उस डरावने दृश्य को पीछे छोड़कर लू शेंग ऊपर की ओर तेजी से बढ़ा, हजारों मीटर पानी को चीरते हुए अंत में समुद्र की सतह पर निकल आया। उसने नमकीन हवा की गहरी सांस ली। अथाह अंधेरे के बाद सूरज की रोशनी उसकी त्वचा पर अजनबी सी लग रही थी। किनारे की ओर चलते हुए उसके दिमाग में लगातार विचार दौड़ रहे थे। लगता है मेरा अंदाजा सही था, वह अपनी ताकत से उस बैरियर को पार नहीं कर सकता। इसका मतलब फिलहाल वह मेरे लिए सीधा खतरा नहीं है। उसने राहत की लंबी सांस ली और समुद्र तट पर लौट आया। लू शेंग उस अभिशप्त समुद्री क्षेत्र से पूरे 30,000 मीटर दूर चला गया। दूरी बढ़ते ही उसके चेहरे की हल्की राहत गायब होने लगी और उसकी जगह गहरी गंभीरता ने ले ली। उसने आंखें बंद कीं और फिर से ओरिजिन की शक्ति को बुलाया,
प्लैनेट एज़्योर के असली भविष्य को जानने के लिए। कठिन मानसिक प्रक्रिया के बाद परिणाम साफ सामने आया, प्लैनेट एज़्योर सिर्फ 7 साल में नष्ट हो जाएगा। युवक हांफ उठा और उसकी आंखें चौंक कर खुल गईं। 7 साल, कमाल है। समय सीमा 1 और साल कम हो गई। अब लू शेंग को यकीन हो गया कि उसके संसार का अंतिम प्रलय उसी गहराई में मौजूद उस रहस्यमय छायामय अस्तित्व से आने वाला था। यह 7 साल की उल्टी गिनती दरअसल उस काले हाथ को, उस धूसर बैरियर को तोड़ने में लगने वाला समय था। उसे एक अजीब सी विडंबना महसूस हुई। क्या उसकी बार बार की उकसाहट और शक्ति प्रदर्शन ने ही उस सत्ता को और तेजी से खुदाई करने पर मजबूर कर दिया? उसने मन ही मन गणना शुरू की। 7 साल अभी भी काफी समय है ताकि प्लैनेट एज़्योर की आबादी को किसी और रहने योग्य ग्रह पर भेजा जा सके। लेकिन पूरी सुरक्षा के लिए मुझे इसे 5 साल में नहीं, 3 साल में पूरा करना होगा। मुझे चरणों में प्लैनेटरी माइग्रेशन शुरू करनी होगी। पास में कई रहने योग्य दुनिया थीं और उसके संसाधनों के साथ यह काम मुश्किल जरूर था, लेकिन असंभव नहीं। उसके दिल की घबराहट धीरे धीरे ठंडी योजना में बदलने लगी। लेकिन तभी उसके मन के कोनों में एक अंधेरा ख्याल उग आया। जैसे ही वह विचार पैदा हुआ, वह जंगल की आग की तरह फैल गया और उसकी नाजुक सुरक्षा की भावना को जलाकर राख करने लगा। रुको, अगर मेरी सोच ही छोटी साबित हुई तो? अगर वह भयावह चीज उस दरार को पार करते ही सिर्फ प्लैनेट एज़्योर को ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं बड़ा विनाश लेकर आए तो? अगर वह पूरे स्टार क्लस्टर को ही मिटा दे, या शायद पूरा स्टार सिस्टम? इस एहसास से लू शेंग के शरीर में ठंडी बेचैनी दौड़ गई। दोपहर की तेज धूप के बावजूद उसकी पीठ पर ठंडा पसीना निकल आया। अगर यह सच हुआ तो मामला सिर्फ एक ग्रह का नहीं रहेगा, पूरे व्हाइट मिस्ट स्टार क्लस्टर की किस्मत दांव पर होगी, शायद पूरे हेवनली क्रीक स्टार सिस्टम की भी। उसकी आंखों में झिझक चमकी। क्या उसे ओरिजिन की शक्ति से इस भयानक संभावना की पुष्टि करनी चाहिए? अगर यह सच में आकाशगंगा स्तर का खतरा है तो सच का सामना अभी करना बेहतर है, उसने खुद से कहा। मैं कहता हूं कि मैं ब्रह्मांड को बचाना चाहता हूं, तो फिर थोड़ी कड़वी सच्चाई से क्यों डरूं? लू शेंग ने दांत भींच लिए और एक बार फिर डिसाइसिवली ओरिजिन की शक्ति को सक्रिय किया। इस बार उसने अपनी दृष्टि को सिर्फ प्लैनेट एज़्योर तक सीमित नहीं रखा, उसकी चेतना पूरे हेवनली क्रीक स्टार सिस्टम के भविष्य की ओर फैल गई। उसकी आंतरिक दृष्टि की आदिम ब्रह्मांडीय रोशनी स्थिर हो गई। लगभग तुरंत ही ओरिजिन शक्ति द्वारा निकाला गया सत्य उसके सामने जलते हुए आदेश की तरह प्रकट हुआ। 7 साल बाद शैडोई लॉर्ड आक्रमण करेगा। व्हाइट मिस्ट स्टार क्लस्टर राख बन जाएगा और पूरा हेवनली क्रीक स्टार सिस्टम जबरन अंधेरे ब्रह्मांड के खिलाफ मुख्य युद्धभूमि में बदल दिया जाएगा। क्या उसके कानों में तेज घंटी सी बजने लगी, जैसे दिमाग के अंदर कोई तार अचानक टूट गया हो? भले ही उसने इस संभावना का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविकता का बोझ शारीरिक चोट जैसा लगा। एक अभूतपूर्व अपराध बोध की लहर उस पर टूट पड़ी। एक पल में वह गहरे आत्मदोष में डूब गया। उसकी वजह से, उसकी मौजूदगी की वजह से, पूरा हेवनली क्रीक स्टार सिस्टम अब अंधेरे पक्ष के लिए कत्लगाह बनने वाला था। उसकी वजह से सैकड़ों मिलियन जिंदगियां खत्म होने के कगार पर थीं। और उसकी अज्ञानता और उकसावे की वजह से हर किसी की जिंदगी 1 साल कम हो गई थी। सब मेरी वजह से है, उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया। उसकी आंखें इधर उधर दौड़ रही थीं। उसके अंदर का दर्द किसी भी घाव से करोड़ों गुना ज्यादा भयानक था। वह ऐसे भविष्य में फंसा था जिसे अभी बदल नहीं सकता था। गुस्सा निकालने का कोई रास्ता नहीं, और यह ब्रह्मांडीय बोझ साझा करने के लिए कोई इंसान भी नहीं।
अब उसके हर कदम पर पूरे स्टार सिस्टम की किस्मत टिकी हुई थी। जब यह एहसास पूरी तरह उसके अंदर बैठ गया तो जिम्मेदारी का भारी दबाव ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड ही उसके ऊपर आ गिरा हो। लंबे अंधे विचारों के बाद लू शेंग ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, चेहरा थका और भुथा लग रहा था। जब वह बोला, उसकी आवाज खुरदरी और भारी थी, जो गलतियां मैंने की हैं उन्हें ठीक भी मैं ही करूंगा। लू शेंग की उंगलियां कांपते हुए लोहे जैसी कसी हुई मुट्ठी में बदल गईं। 7 साल, उसने फिर दोहराया। बस 7 छोटे साल बचे थे। 7 साल बाद प्लैनेट एज़्योर निगल लिया जाएगा और ब्रह्मांड के अंधेरे हिस्से और उनकी वास्तविकता के बीच की मूल बाधा पूरी तरह टूट जाएगी। अंधेरे के ओवरलोड्स पूरी ताकत से आक्रमण करेंगे। व्हाइट मिस्ट स्टार क्लस्टर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और पूरा हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन अंधकार के खिलाफ आकाशगंगा युद्ध की अग्रिम पंक्ति में बदल दिया जाएगा। लू शेंग ने मौजूदा स्थिति को अपने मन में एक पकते हुए सेब की तरह देखा। अभी कुछ परजीवी कीड़े बाहर से उसकी पतली त्वचा को कुतर रहे थे। एक बार वह त्वचा टूट गई तो अंदर रहने वाली हर चीज पर विनाश टूट पड़ेगा। या तो मुझे खुद उस दरार को तोड़कर बाहर जाना होगा और उन कीड़ों को खत्म करना होगा, या फिर इंतजार करना होगा जब तक त्वचा पूरी तरह फट न जाए, ताकि मैं खुद उस दरार में कूदकर अपने शरीर से उस छेद को बंद कर सकूं। फिलहाल मेरे पास बस यही 2 रास्ते हैं। लेकिन चाहे मैं जो भी रास्ता चुनूं, मुझे अपनी मौजूदा ताकत से कहीं ज्यादा शक्ति चाहिए। वरना मैं कीड़ों को मारूंगा नहीं, बल्कि खुद उनका भोजन बन जाऊंगा। और तब मैं पूरे ब्रह्मांड का मजाक बन जाऊंगा। कितना हास्यास्पद होगा, उसने सोचा। उसकी आंखों में नई और खतरनाक महत्वाकांक्षा चमकने लगी। एक एबिसल मोनार्क, एक डार्क ओवरलोड जो पूरे स्टार सिस्टम को मिटा सकता है, कम से कम लेवल 14 या 15 की शक्ति तो जरूर रखता होगा। लू शेंग ने याद किया कि ओरिजिन की शक्ति से किए गए पुराने भविष्य दर्शनों में वह खुद लेवल 15 तक आखिर किस उम्र में पहुंचा था। याद तुरंत सामने आ गई, ठंडी और क्रूर सच्चाई की तरह। वह तब 1 लाख साल का था। 7 साल बनाम 1 लाख साल। यह अंतर उसकी आत्मा पर भारी बोझ बनकर गिर पड़ा। तो फिर मुझे असंभव को पार करना ही होगा, उसने तय किया। उसकी आंखें कठोर संकल्प से भर गईं। उसने एक पल अपनी ऊर्जा स्थिर की, फिर अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति का एक केंद्रित विस्फोट छोड़ा। लू शेंग की टेलीकिनेटिक शक्ति समुद्री धाराओं में अदृश्य पंजों की तरह फैल गई और तुरंत एक शिकारी शार्क को पकड़कर जबरदस्त ताकत से अपनी ओर खींच लाई। युवक ने अपनी हथेली खोली और अपना ध्यान उस आंख जैसी म्यूटेटेड सेल पर केंद्रित किया जो उसकी त्वचा के नीचे धड़क रही थी, एक प्राचीन और अंधेरी जैविक वंश की निशानी। कुछ समय के लिए मुझे अपनी दृष्टि उधार दे दो, उसने कहा। एक तेज और अभ्यासपूर्ण हरकत में लू शेंग ने अपने बाएं हाथ की हथेली से उस आखाकार वाले म्यूटेटेड सेल को निकाल लिया। शार्क को मारने के बजाय लू शेंग ने तेजी से जैविक एकीकरण किया और उस म्यूटेटेड सेल को सावधानी से उसके शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया। कुछ ही सेकंड में शार्क की आंखें बदलने लगीं और गहरे खतरनाक लाल रंग में बदल गईं, कब्जे के पूरा होने का संकेत। म्यूटेशन तेजी से फैल गया। शार्क का शरीर मुड़ने और फूलने लगा, उसमें मुड़े हुए पंजे उग आए और विशाल दांत निकल आए। उसकी मांसपेशियां त्वचा के नीचे इस्पात की रस्सियों जैसी उभर आईं। लू शेंग महसूस कर सकता था कि म्यूटेटेड सेल्स मेजबान के अंदर तेजी से फैल रहे हैं और उनकी साझा मानसिक कड़ी के जरिए जंगली खुशी और संतोष की लहरें भेज रहे हैं। उसने हल्का सिर हिलाया। काम पूरा हो गया। मैंने इस 8th लेवल म्यूटेटेड बीस्ट में अपना जैविक प्रहरी सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है।
उसने उस बदले हुए शिकारी को छोड़ दिया। 8th लेवल बीस्ट ने अपनी ताकतवर पूंछ हिलाई और समुद्र की अंधेरी गहराई में गायब हो गया। फिलहाल वह प्राणी गहराई में ही रहेगा, लू शेंग की दूरस्थ आंखों की तरह, स्पेशल रिफ्ट और उस रहस्यमय छायामय सत्ता की खुदाई की प्रगति पर नजर रखता हुआ। लू शेंग को इस ग्राफ्ट की स्थिरता को लेकर कोई चिंता नहीं थी। अगर ये सेल्स नष्ट भी हो जाते तो बस थोड़ी सी मानसिक शक्ति खर्च होती, क्योंकि असली प्रोजेनेटर मास तो उसके अपने शरीर में सुरक्षित था। जब उसने महसूस किया कि पैरासाइट नीचे समुद्र तल की जीवित चीजों को लालच से खाने लगा है, तो लू शेंग मुड़ गया और उसकी आकृति धुंधली होती हुई तेजी से सतह की ओर बढ़ गई। लहरों से बाहर निकलकर लू शेंग निंघाई के पानी में लंगर डाले अपने लक्ष्युरी याcht के डेक पर उतरा और फिर तेजी से केबिन की ओर बढ़ गया। वह सीधे अपनी प्रिय पत्नी डॉन किंग्स के पास गया। अचानक तेजी से उसके सामने प्रकट होकर उसने हाथ बढ़ाया और उसे मजबूती से अपनी बाहों में खींच लिया, जैसे उसे सुरक्षा दे रहा हो। युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हमें तुरंत प्लैनेटरी माइग्रेशन की तैयारी करनी होगी। हमें अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित दुनिया ढूंढनी होगी। डॉन किंग्स एक पल के लिए चौंक गई, उसकी सांस अटक गई और उसकी आंखें लू शेंग के चेहरे में उस अचानक फैसले का कारण तलाशने लगीं। जब लू शेंग ने आने वाले विनाश और भागने की जरूरत का संक्षेप में समझाया, तो डॉन किंग्स उसके स्पर्श के करीब झुक गई। ठीक है, उसने धीरे से कहा, जैसे हमेशा किया है, इस बार भी मैं हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगी। अगले ही दिन लू शेंग प्लैनेट एज़्योर छोड़ चुका था। एक अत्याधुनिक वॉर्प ड्राइव जहाज में बैठकर वह 10 से ज्यादा लाइट ईयर्स की दूरी पार कर गया और अंत में एक विशाल दहकते तारे की कक्षा के पास उभरा, जो भयानक ऊर्जा के साथ जल रहा था। युवक कई घंटों तक उस विशाल तारे को देखता रहा, उसके सेंसर्स उस उग्र फ्यूजन ऊर्जा को पढ़ रहे थे। आखिरकार उसका चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, यही है। यही तारा मेरे काम आएगा। जिस कठोर ट्रेनिंग की उसने योजना बनाई थी, उसके लिए कोई ग्रह पर्याप्त नहीं था। उसे एक असली स्टेलर फोर्ज चाहिए था। लू शेंग ने अपने क्राफ्ट को चलाया और धीरे धीरे उस जलते हुए तारे की कोरोना के बेहद करीब पहुंच गया। इस समय भी लू शेंग उस तारे से दसियों हजार किलोमीटर दूर था, फिर भी वह उसे आग की एक विशाल दीवार की तरह दिख रहा था जिसने उसकी पूरी दृष्टि भर दी थी। यह विशाल अग्निगोल अपने अलग अंतरिक्ष क्षेत्र में था और आसपास के जीवन वाले ग्रहों पर कोई असर नहीं डालता था, लेकिन प्लैनेट एज़्योर के पास यही सबसे उपयुक्त फोर्ज था। लू शेंग ने स्टार चार्ट्स से नजर हटाकर सीधे उस तेज चमकते हुए तारे को देखा। उसकी आंखों में अनगिनत सनस्पॉट्स की परछाइयां चमक रही थीं और उसने पूरी निश्चितता के साथ अपने चुनाव की पुष्टि कर ली। लू शेंग खास तौर पर दर्जनों लाइट ईयर्स की दूरी तय करके ऐसी जगह ढूंढने आया था जो उसकी कल्टीवेशन के लिए पूरी तरह अलग थलग हो। इस तारे के सबसे नजदीकी आबाद ग्रह की दूरी भी 15 लाइट ईयर्स थी। जब तक यह तारा अचानक फट नहीं जाता, तब तक आसपास की दुनियाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मौजूदा ताकत किसी तारे को उसके जीवन के चरम पर ढहा नहीं सकती, उसने मन ही मन हल्की कड़वी मुस्कान के साथ सोचा। लू शेंग उस सोलर कोरोना को घूरता रहा। उसे अपने शुरुआती दिनों की याद आ गई जब वह ग्रैंड सन कॉन्टेम्पलेशन आर्ट का अभ्यास करता था। तब तो दोपहर के सूरज को थोड़ी देर देखने से ही उसकी आंखें जलने लगती थीं और आंसू बहने लगते थे। लेकिन अब उसके मन में सीधे सूरज के केंद्र में कूदकर अपने शरीर को रिफाइन करने की इच्छा उठ रही थी। सूरज की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस था, इतना ज्यादा कि उस तापमान के आधे पर ही अधिकांश पदार्थ वाष्प बन जाते हैं और 6000 डिग्री सेल्सियस पर तो एटॉम्स तक अस्थिर होकर टूटने लगते हैं।
क्या उसका मौजूदा शरीर सच में ऐसे नर्क जैसे तापमान को सह सकता है? लू शेंग को इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन वह सिर्फ सोच विचार में समय बर्बाद नहीं करने वाला था। आग में कदम रखते ही सच्चाई सामने आ जाएगी। उससे पहले उसे अपनी शक्ति और भंडार बढ़ाने होंगे। लू शेंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपना कम्युनिकेटर निकाला और एक हाई प्रायोरिटी सिग्नल भेजा। डिवाइस से बीप की लयबद्ध आवाज आने लगी, जिससे दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति को कॉल की सूचना मिल गई। कुछ ही देर में कम्युनिकेटर पर एक महिला दिखाई दी, जिसकी सुंदरता शालीन और सुसंस्कृत थी। वह पूरी तरह पेशेवर पोशाक में थी। यह लिन एफईआई थी, चीफ डेंग लुओपू द्वारा लू शेंग को दी गई विशेष लाइफ असिस्टेंट। उसने सम्मान से सिर झुकाया। लॉर्ड लू शेंग, मैं आपकी सेवा में हूं। आपके आदेश? लू शेंग ने बिना भूमिका बांधे सीधे कहा, मैं अभी तुम्हें डीप स्पेस कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूं। हर 10 दिन में एनर्जी क्रिस्टल रिसोर्सेस की बड़ी खेप बिना किसी चूक के इसी जगह भेजी जानी चाहिए। लिन एफईआई ने तुरंत सिर हिलाया और अपने टर्मिनल पर आदेश दर्ज करने लगी। जैसा आपने कहा, लॉर्ड लू शेंग। फिर उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, और चीफ डेंग लुओपू ने आपके ग्रह की स्थिति के बारे में पूछने को कहा था। क्या समस्या पूरी तरह हल हो गई है? लू शेंग ने छोटा सा सिर हिलाया। सब पूरी तरह संभाल लिया गया है। कृपया चीफ डेंग लुओपू को उनकी समय पर मदद के लिए मेरी ओर से धन्यवाद कह देना। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, लिन एफईआई ने राहत की सांस लेते हुए कहा। एक और बात, चीफ डेंग लुओपू ने याद दिलाने को कहा है कि इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स जीनियस टूर्नामेंट के औपचारिक निमंत्रण आसपास के 12 स्टार सेक्टर्स में भेज दिए गए हैं। यह टूर्नामेंट हमारे यमू स्टार सेक्टर में ठीक 4 महीने बाद शुरू होगा। लू शेंग की आंखों में ठंडी चमक उभरी। ठीक है, बस कुछ दिन पहले मुझे सूचना दे देना, उसने बेपरवाही से कहा और लिंक समाप्त कर दिया। लिन एफईआई ने अंतिम बार सिर झुकाया और होलोग्राम धीरे धीरे गायब हो गया। इसके बाद वह मुड़ा और स्पेसक्राफ्ट के ट्रेनिंग चेंबर में चला गया। मजबूत संरचनात्मक सुरक्षा के बावजूद वहां से भी सामने दसियों हजार किलोमीटर दूर जलता हुआ तारा साफ दिखाई दे रहा था। लू शेंग कुछ पल तक सूरज को देखता रहा, फिर अपने स्पेस ब्रेसलेट को छुआ। तुरंत उसके पास मौजूद सारे एनर्जी क्रिस्टल्स चमकते हुए फर्श पर बिखर गए। युवक ने एक हाई ग्रेड क्रिस्टल उठाया, उसके अंदर गूंजती ऊर्जा को महसूस किया और सिर हिलाया। यह भंडार मेरे रिफाइनमेंट के पहले चरण के लिए काफी होना चाहिए। कंप्यूटर, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। ग्रेविटेशनल स्टेबलाइजर्स को एडजस्ट करो। ऐसा एनवायरनमेंट सेट करो जिसमें ग्रेविटी सामान्य से 50,000 गुना ज्यादा हो। लू शेंग ट्रेनिंग रूम को उसकी यांत्रिक सीमा तक धकेल रहा था। जहाज की एआई ने तुरंत चेतावनी दी, वार्निंग, 50,000 गुना ग्रेविटी सुरक्षा सीमा से बाहर है। ओवरराइड स्वीकार किया गया। ग्रेविटी वृद्धि सक्रिय की जा रही है। अगले ही पल सब बदल गया। ट्रेनिंग रूम का फर्श जैसे एक भयानक ग्रेविटेशनल एंकर बन गया, जिसने लू शेंग के पूरे शरीर को नीचे दबाने की कोशिश की। साथ ही ऐसा लगा जैसे ऊपर से एक विशाल अदृश्य लोहे का हथौड़ा गिरा हो और उसके शरीर को पहाड़ों जितने वजन से कुचल रहा हो। दबाव इतना ज्यादा था कि लू शेंग के मुंह से ताजा खून की धार निकल गई। यह सिर्फ वजन नहीं था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा ग्रह उसके कंधों पर रख दिया गया हो और उसे कुचल रहा हो। ऊपर और नीचे से टकराती ताकतों के बीच एक जोरदार धमाका गूंजा। लू शेंग ने तुरंत अपने शरीर की हर अनडाइंग सेल को सक्रिय कर दिया, लेकिन उसका कांस्टेंट स्टार सुप्रीम बॉडी फिर भी धातु जैसी चरमराहट की आवाज निकालने लगा।
फिर भी उसकी नजरें हीरे जैसी अडिग थीं और उसकी रीढ़ भाले की तरह सीधी रही। उसकी आंखों की गहराई में जलते हुए तारे की परछाई थी और उसके साथ ही उसकी आत्मा में जलता हुआ संकल्प। असंभव दबाव के नीचे उसका रिफाइंड शरीर और मजबूत हड्डियां धीरे धीरे टूटने लगीं। लाल सुनहरा खून उसके रोमछिद्रों और फटी त्वचा से बाहर आने लगा और कुछ ही पलों में उसका शरीर पूरी तरह खून से लथपथ हो गया। हालत बेहद दयनीय थी, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल नहीं डगमगाया। मुझे अपने शरीर को स्टेलर स्तर के अनुसार रिफाइन करना होगा, लेकिन अब धीमी प्रक्रिया के लिए समय नहीं है। ऐसे असाधारण हालात में सिर्फ सबसे चरम और खतरनाक तरीके ही उसे अगले स्तर तक धकेल सकते थे। मुझे हर सीमा पार करनी होगी, चाहे कीमत कुछ भी हो, लू शेंग ने दांत भींचते हुए कहा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को टूटे हुए शरीर में दौड़ा दिया। उसके आसपास दर्जनों हाई ग्रेड ब्लड एनर्जी क्रिस्टल्स उसकी मानसिक शक्ति से हवा में उठ गए और एक साथ टूटकर चमकती धुंध में बदल गए, जिसे वह सांस के साथ अंदर खींचने लगा। उनका सार एक उग्र ऊर्जा धारा बनकर उसके मार्शल डोमेन में घुस गया। कांस्टेंट स्टार सुप्रीम बॉडी पर बने जटिल सुनहरे पैटर्न जड़ों की तरह फैलने लगे और उसकी अंडाइंग सेल्स तेजी से पुनर्जनन करने लगीं। इस आदिम विकास के बीच उसके मन में एक भारी जल्दबाजी की भावना जन्म लेने लगी। अपने जीवन में पहली बार लू शेंग ने अपनी पूरी चेतना इस प्रक्रिया को सौंप दी। उसने कुछ भी नहीं रोका और पूरी तरह कल्टीवेशन की गहराई में डूब गया। इसी दौरान जब लू शेंग पागलपन जैसी तीव्रता से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, प्लैनेट इमोक सेनेट के स्पीकर की ओर से भेजा गया आधिकारिक निमंत्रण प्रकाश से भी तेज गति से अंतरिक्ष में फैल रहा था। वह अनगिनत स्टार सिस्टम्स और निर्जन ब्रह्मांडीय क्षेत्रों को पार करता हुआ दूरदराज के शासकों और महान मार्शल एक्सपर्ट्स के हाथों तक पहुंचने लगा। मन यून स्टार रीजन में एक बहुरंगी वस्त्र पहने वृद्ध ने उस निमंत्रण को खोला। इंटरस्टेलर फ्लोइंग स्काई मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का नाम देखते ही उसका ध्यान उस पर टिक गया। उसकी निर्जीव आंखों में हल्की चमक उभरी, लेकिन उसका चेहरा फिर भी पूरी तरह ठंडा और उदासीन रहा। ऐसा लग रहा था कि इमोक स्टार रीजन को आखिरकार एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल गया है जिसके पास इमोर्टल ग्रेड लाइफ फॉर्म है, और अब वे पूरे आकाशगंगा को यह दिखाने के लिए बेचैन हैं। मुझे उनकी इस दिखावेबाजी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, उस वृद्ध ने ठंडी आवाज में कहा। मन यून स्टार रीजन के हर प्रतिभाशाली योद्धा को मेरा आदेश सुनना चाहिए। कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। यह कहते ही उसने निमंत्रण को हरे रंग की आग में जलते हुए देखा। मन यून स्टार रीजन के सभी प्रतिभाशाली योद्धा तुरंत घुटनों के बल झुक गए और एक साथ आदेश स्वीकार किया। इस क्षेत्र में किसी में भी उस वृद्ध की आज्ञा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। लुओ यिन स्टार रीजन के भीतर लाल बालों वाली एक योद्धा महिला अपने वीर आभा के साथ एक भव्य हॉल में दाखिल हुई। उसकी लाल युद्ध पोशाक हल्की आवाज कर रही थी। पिताजी, उसने कहा, क्या आपने इमोक स्टार रीजन द्वारा भेजे गए मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के निमंत्रण को देखा? मध्य आयु का शासक, जिसके हाथ में चमकता हुआ राजदंड था, शांत स्वर में बोला, हाँ, मैंने उसे देख लिया है। लाल बालों वाली योद्धा तुरंत एक घुटने पर बैठ गई। तो कृपया मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दें। विशाल कद वाले उस व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, क्या तुम्हें पता है कि इमोक स्टार रीजन में हाल ही में एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति मिला है जिसके पास इमोर्टल ग्रेड लाइफ फॉर्म है? मुझे पता है, और इसी वजह से मैं जाना चाहती हूँ। उसी पल उसके शरीर के चारों ओर एजियोर फ्लेम्स जल उठीं। एक सच्चे इमोर्टल ग्रेड ब्लड लाइन के खिलाफ लड़ना बहुत दुर्लभ मौका है।
मैं इस लड़ाई के दबाव से लुओ येन होली सील को तोड़ना चाहती हूँ और ग्रेट मेन गॉड के करीब पहुँचना चाहती हूँ। अगर यही रास्ता तुम्हारा दिल चाहता है तो जाओ मेरी बेटी। अमरता कोई अजय कथा नहीं, बल्कि एक दीवार है जिसे तोड़ा जा सकता है। हमारी वंश परंपरा की पवित्र शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करे और महिमा तुम्हारी आत्मा पर प्रकट हो। दृढ़ निश्चय से भरी नजर के साथ उस महिला ने सिर झुका दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ पिता कि मैं निराश होकर वापस नहीं आऊंगी। आपका मुझ पर भरोसा जीत में बदलकर ही लौटेगा। दूर स्थित XIR रीजन में एक गरिमामय वृद्ध ने धीरे धीरे निमंत्रण को बंद किया। उसकी आंखों में रहस्यमय और गणनात्मक चमक उभरी और वह धीरे से बुदबुदाया, एक इमॉर्टल ब्लड लाइन। कितना दिलचस्प। लगता है इस बार इमोक स्टार रीजन को सच में खजाना मिल गया है, जैसे कोई कबाड़ी अचानक देवताओं के खजाने पर ठोकर खा जाए। सोचो, उन्होंने सच में ऐसा ब्लड लाइन हासिल कर लिया। लेकिन यह इमॉर्टल ग्रेड नौजवान तो बस लेवल 9 की ताकत रखता है, और फिर भी वे पूरी आकाशगंगा के सामने मार्शियल एक्सचेंज कराने के लिए इतने उतावले हैं। क्या घमंड है, वह सोचते हुए बोला। उसी समय भारी दरवाजे चरमराते हुए खुले और एक सहायक अंदर आया, गहरा झुककर बोला, सेकंड एल्डर, आपके आदेश का इंतजार है। आपकी क्या इच्छा है? वृद्ध ने निमंत्रण सामने खड़े युवक की ओर बढ़ाया। इसे ले लो। तुम्हारी वॉइड बैटलफील्ड पर तय तैनाती को फिलहाल टालना होगा। एक बेहद दिलचस्प प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मुझे लगता है यह तुम्हारे लिए काफी ज्ञानवर्धक होगी। वृद्ध के होठों पर चालाक शिकारी जैसी मुस्कान उभरी। उसे पता था कि सामने खड़ा यह युवक पहले ही लेवल 12 ब्रिलियंट सन ब्लड लाइन के मध्य चरण तक पहुंच चुका है, लेकिन उसकी खास कल्टीवेशन टेक्निक्स उसे अपनी असली ताकत छिपाने की क्षमता देती हैं। निमंत्रण में साफ लिखा है कि भाग लेने वालों की सीमा लेवल 11 है, और किस्मत देखो, यह अपनी ऑरा को ठीक उसी स्तर तक दबा सकता है। यह खेल देखने लायक होगा। अगर यह इमोक स्टार रीजन के उस इमॉर्टल ग्रेड चिंगारी को गलती से बुझा दे तो क्या मजेदार विडंबना होगी। हाँ, इधर स्पेसशिप के ग्रेविटी चेम्बर के भीतर वातावरण सामान्य से 50,000 गुना ग्रेविटी के नीचे दबा हुआ था, और हवा खुद अजीब तरह से मूर्तिमरोड़ती चमकती दिख रही थी। उस कुचले हुए और विकृत स्थान के भीतर युवक की इंद्रियां अचानक तेज हो गईं, जैसे उसने ब्रह्मांडीय ताने बाने में कोई हल्का बदलाव महसूस किया हो। लू शेंग भले ही भारी ग्रेविटी से दबा हुआ था, फिर भी उसने धीरे से हाथ फैलाकर अपनी प्रगति को परखा। 10 दिन पहले की तुलना में मेरी लंबाई कुछ सेंटीमीटर कम हो गई है, लेकिन मेरी शारीरिक ताकत अब बेहद सघन हो चुकी है, पहले से कम दर्जनों गुना ज्यादा। 30,000 से ज्यादा अनडाइंग सेल्स सफलतापूर्वक जुड़ चुके हैं, जिससे मैं सोलर डिवाइन डोमेन का जटिल स्टेलर मैप बनाना शुरू कर पाया हूँ। उसका खाका लगभग पूरा हो चुका है, जैसे वह मेरे अस्तित्व में ही उकेरा गया है। अचानक एक धुंधली हरकत के साथ, जो कमरे की क्रशिंग ग्रेविटी को भी चुनौती दे रही थी, युवक पूरे चेम्बर में छलांग लगाकर आगे बढ़ गया। उसका शरीर डरावनी सहजता से हिल रहा था। लगातार 10 दिनों तक 50,000 गुना ग्रेविटी बनाए रखने के बाद व्हाइट होल स्पेसशिप की ऊर्जा लगभग खत्म होने की कगार पर थी। उसके कल्टीवेशन के लिए हर एक एनर्जी क्रिस्टल खर्च हो चुका था। अगर तुरंत ऊर्जा की पूर्ति नहीं हुई तो जहाज को केवल ब्रह्मांडीय विकिरण से मिलने वाली मामूली ऊर्जा पर ही अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स चलाने पड़ेंगे। यही ऊर्जा संकट असली वजह था कि लू शेंग ने अपनी कल्टीवेशन के लिए एक नेचुरल कांस्टेंट स्टार को चुना था। जहाज का ट्रेनिंग रूम भले ही सुविधाजनक था, लेकिन उसकी ऊर्जा खपत बेहद ज्यादा थी। वह पहले ही संसाधनों पर भारी बोझ था,
और एनर्जी क्रिस्टल्स की भूख ने 10 दिन की आपूर्ति को बिल्कुल अपर्याप्त बना दिया। इमोक स्टार रीजन का खजाना भले उसके आदेश पर था, लेकिन वह बेवजह क्रिस्टल्स बर्बाद नहीं करना चाहता था, जब एक तारे की कच्ची ऊर्जा मुफ्त में मिल सकती है। लू शेंग तेजी से आगे बढ़ा और दसियों हजार किलोमीटर दूर स्थित उस विशाल कांस्टेंट स्टार की ओर उड़ गया। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि यह दूरी पलक झपकते ही पार हो गई। धम! वह जलती हुई खगोलीय भट्ठी उसके सामने आ गई, जिसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे यह गर्मी सहने लायक लगी। अब लू शेंग ने निश्चित स्वर में कहा, देखते हैं यह तारा मुझे क्या दे सकता है। व्हाइट होल जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में रहो और मेरी वापसी का इंतजार करो, लू शेंग ने आदेश दिया और जहाज की ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स सक्रिय कर दी। शील्डिंग चालू रहने तक मेरी अनुपस्थिति में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अंतिम तेज गति के साथ लू शेंग ने बाकी दूरी भी पार कर ली और उस कांस्टेंट स्टार के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया, जो उसकी शुरुआती जगह से दसियों हजार किलोमीटर दूर जल रहा था। उस उग्र अग्नि के सामने खड़े होकर लू शेंग की आंखों में ठंडी गणनात्मक चमक आई। वह सामने मौजूद ऊर्जा के विशाल स्तर का आकलन कर रहा था। जब मैं सिर्फ लेवल 8 पर था, तब एथेरियल स्टेट के तीसरे स्तर तक पहुंचकर ही मैं 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की आग को नियंत्रित कर सकता था, उसने अपने पुराने सीमित स्तर को याद करते हुए सोचा।